अल्टीमेटली एक पुलिस ऑफिसर क्या गवर्नमेंट के लिए ही सब करता है, किसी का कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। ऐसे आपको बहुत से अच्छे ऑफिसर्स मिल जाएंगे जिन्होंने ठीक है अपराधी है उसको जो उस तरीके का रिस्क नहीं लिया, सीधे सीधे न सिर्फ नौकरी करी और सेवानिवृत्त होकर चले गए और वर्तमान में भी कर रहे हैं। देखिए साहब ऐसा है ना, रेवेंस को आप इमेजिन नहीं कर सकते एक प्लेन में और ड्राइंग रूम में बैठकर। वहाँ पर मुठभेड़ का मतलब ये है कि कैजुअलिटी होनी है, दोनों तरफ से होनी है। वहाँ पर कोई देखिए अगर जितनी आपको चीज़ें शील्ड कर रहे हैं उतनी उनको भी कर रहे हैं। वो लोग वेल एक्वेंटेड है विद द ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस और आप वहाँ से अननोन है। गांव में घुसा, खाना मांगा, नहीं मिला, देर हुई बनने में तो उसने मार ही दिया घर में घुस के। उसको मारने के बाद बड़ा सेटिस्फेक्शन सा हुआ था। आपको बताऊं कि मैं 17 ऐसे मामलों में वादी मुकदमा हूं जिसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, अफ़गानिस्तान के हैं और बांग्लादेशी हैं और मैंने उनको अरेस्ट किया। दो उसमें ऐसे भी हैं जो मुठभेड़ में मारे गए, पर बाकी 17 मैं आपको बताऊं मैंने गिरफ्तार किए, विभिन्न जेलों में बंद हैं। मैं विभिन्न जेलों में जाता था उनके खिलाफ गवाही देने और मेरे सिंगल गवाही पर आज लगभग सभी के सभी जो है आजीवन कारावास में। नमस्कार, आत्मा की आवाज में आज हम आपको एक ऐसे सुपर कॉप से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने मेहर भार्गव के हत्यारे अर्जुन चिड़ीमार से लेकर कृष्णानंद राय के हत्यारे फिरदौस तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक समय में आतंक का पर्याय बने हुए संतोष उर्फ टिक्कू से लेकर अनेक 28 ड्रेडेड क्रिमिनल्स को आमने सामने एनकाउंटर्स में ढेर किया है। एक ऐसे सुपर कॉप जिनको 8 बार राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार मिला, जिन्हें मुख्यमंत्री से रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्रेवरी का अवार्ड मिला और अनेक सम्मानों से विभूषित, समाज में जो घटिया लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको रास्ता दिखाते हुए जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, निडरता के साथ अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह न करते हुए स्वयं के नौकरी को, जो प्रोविंशियल पुलिस सर्विस में भर्ती हुए 1984 में, 2002 में आईपीएस में प्रमोट हुए और 2021 में सेवानिवृत्ति हुई। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 35 सालों तक अपराधियों का सफाया करने में अपनी जिंदगी लगा दी और उनको अनेक सम्मान मिले। तो मित्रों, मिलिए आत्मा की आवाज में उत्तर प्रदेश के सुपर कॉप विजय भूषण जी से। नमस्कार विजय जी, बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर। कहाँ से शुरू करें? मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ पर एक मौका दिया और जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जहाँ मैं अपनी कुछ बातें रख सकता हूँ। कानून मुझे अधिकार देता है कि मैं अपराधी जो ड्रेडेड हैं उनको गिरफ्तार करूँ और सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करूँ। ऐसा मैंने बहुत से अपराधियों को किया, लेकिन जिन अपराधियों ने जो है सरेंडर की चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने हम पर गोली चलाई तो आत्मरक्षार्थ मुझको भी जो है बल का प्रयोग करना पड़ा और वह उन्हें गोली लगी, पर उन्हें उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। हर संभव प्रयास किया गया कि उनकी जान बचे, लेकिन वहां पर वह उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। मैंने अपराध समाप्त करने के क्षेत्र में बड़ी शिद्दत से काम किया और इस पूरे प्रोसेस में मुझे काफ़ी सफ़र भी करना पड़ा। मैंने कई एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी सफाई दी, मेरे खिलाफ जांचें हुई, एनएचआरसी ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, सीबीआई ने ग्रिल किया, क्राइम ब्रांच सीआईडी ने पूछताछ करी, लेकिन चूँकि सिर्फ अपराधियों का सफाया किया था और पूरे नियमों और कानून का पालन करते हुए किया था, तो आज मैं आपके समक्ष हूँ और सब जगह से मुझे क्लीन चिट मिली और मैं आज आप सिंपली आपके सामने कुछ अपने द्वारा किए गए मुठभेड़ों का प्रस्तुतिकरण करूँगा। मित्रों, आप जानते हैं कि जब आप जिंदगी में सीधी राह चुनते हैं तो कई बार जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। कई बार ये लगता भी है कि काश हमने भी शॉर्टकट अपना लिया होता, क्या ज़रूरत थी हमें बहुत ज़्यादा बहादुरी और निडरता के साथ जो रास्ता हमने चुना उस पर चलने के लिए, क्या आवश्यकता थी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम करने की। हम भी शॉर्टकट अपनाते, सीधा रास्ता अपनाते और नौकरी कर लेते। तो विजय भाई,
आपने जो सीधा सच्चा रास्ता अपनाया उसकी एक एक कहानी में अनेक एपिसोड्स आत्मा की आवाज़ के बन सकते हैं। एक एपिसोड में हम आज आपसे वो बातें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप स्मृतियों के पन्ने पलटते होंगे तो आपके सामने वो सब तस्वीरें आती होंगी कि किसी का बच्चा किडनैप किया गया और उसके घर रैंसम के लिए फ़ोन किया। शुरू करें, कहानी कहाँ से शुरू करने वाले हैं? पहली कहानी किसकी होगी? मैं देखिए पहली कहानी वहाँ से बताऊँगा जब लखनऊ लगभग 12-14 दिन तक बंद रहा और एक सीएमए स्कूल में पढ़ते हुए छात्र का प्रातः जब उसके पिताजी उसको स्कूल छोड़ने ले जा रहे थे तो उसकी किडनैपिंग कर ली गई और वहाँ पर लोगों ने बच्चे को बचाने का प्रयास किया। बदमाशों ने गोलियाँ चलाई, जिसमें बाद में पता लगा कि बच्चे को भी वहाँ गोली लग गई थी और 2-3 और लोगों को पैर में गोली लगी और वो बच्चे को उठा के मारुति वैन से भाग। किस ईयर की बात? ये बात है वर्ष 2007 की जी। लखनऊ माननीय यहाँ के जो नेतागण थे उन्होंने पूरे बाज़ार बंद करवा दिए, क्योंकि बच्चा एक व्यापारी का था और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी थे और ऐसी ऊहापोह की स्थिति थी। स्कूल बंद थे, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे, कोई जगह जगह जाम लगा हुआ था और जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था। सरकार की स्थिति ऐसी बन गई कि सरकार जो है वो चाहती थी कि बच्चे की रिकवरी सकुशल हो। घर वालों से लगातार रैंसम की डिमांड हो रही थी और उन्होंने घर वालों ने जाकर माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि साहब हम जितना भी डिमांड वो कर रहे हैं हम पैसा दे के बच्चे को छुड़ा लेंगे, आप अपनी फोर्स को और स्पेशल टास्क फोर्स जो आपने लगाई है, माननीय मुख्यमंत्री तत्काल ने लगाई थी, तो उसको आप हटा लीजिए। आप एसटीएफ में थे? मैं साहब एसटीएफ में उस समय था और मैंने जो वहाँ से निर्देश भी हुए उच्च स्तर से कि अगर बच्चा बरामद करने में कोई देरी हो गई या बच्चे को कोई चोट इत्यादि पहुंच गई तो निश्चित तौर पे फिर आप लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और या आप इस पूरे ऑपरेशन से हट जाइए। फिर क्या किया? बहुत ही रिस्की काम था। एक तरफ ये थी माँ की गुहार कि मेरा बच्चा बरामद होना चाहिए और वो भी बिना किसी फोर्स के वो पैसे देने को तैयार थे। 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी, 2007 की बात है ये। लेकिन मैं 7-8 दिन तक बिना सोए बिना वो अपनी टीम के साथ लगा रहा और काफ़ी करीब अपने को पाया मैंने कि मैं इन बदमाशों को पकड़ सकता हूँ और कानून के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ। और जब निर्देश हुआ कि वो बच्चे को वो पैसा दे के छुड़ा लेंगे तो मैंने कहा क्या गारंटी है कि पैसा भी दे दें और बच्चे को मार दें और बच्चे को ना छोड़ें, तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। माँ का दिल तो बहुत ही व्यथित था और बहुत ही दयालु होता है। माँ ने आके हमसे संपर्क किया कि भाई आप हट जाइए इस मामले से, हमारा एक ही बच्चा है। क्योंकि आपको जानकर मैं बताऊं कि उस परिवार में सिर्फ भाई के भी और उनकी बहनों की भी बेटियां थी। वो अकेला बेटा पैदा हुआ था जो उस समय की 5-6 साल का था और किडनैप हुआ था। उसके पिता उसे छोड़ने जा रहे थे। तो जब इन्फॉर्मेशन एक रात 2 बजे ऐसी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव आई, मैंने अपनी टीम को साथ लिया और फिर वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जहाँ बच्चे को रखा था वो रामनगर है, जनपद बाराबंकी में, एक बहुत ही पुराना मकान जर्जर हालत में। जब उस मकान की ओर हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, तो उस पर अगर आप पीपल के सूखी पत्तियों पे रात में चलिए तो आवाज़ करता है वो। थोड़ी सी आवाज़ हुई, अंदर आहट हुई, मैंने सबको जितना भी फोर्स था उसको मैंने वहीं रोक दिया और पीछे जाने को कहा। मैं, मेरे साथ एक डिप्टी एसपी और एक सब इंस्पेक्टर, हम 3 लोग सिर्फ आगे बढ़े और पीछे पाइप से जो है उस मकान, जर्जर मकान के ऊपर चढ़े। ऊपर हम चढ़ने के बाद हमने देखा कि दरवाज़ा खुला, एक आदमी बाहर आया और उसके बाद फिर अंदर चला गया। फिर हम दूसरे पाइप के सहारे जो है उसके आंगन में उतरे। जब आंगन में उतरे हल्की सी धम से आवाज़ हुई और उसके बाद जो फिर वहाँ जो पिलर था उसके पीछे मैं, मेरा साथी डिप्टी एसपी और सब इंस्पेक्टर, हम तीनों पिलर के पीछे छुप गए और जैसे ही दरवाज़ा खोल के उसने झांका वैसे ही हमने उसको जो है पकड़ने की कोशिश करी। लेकिन इस बीच में वो कमरे के अंदर घुस गया। उसने अपनी पिस्टल निकाल ली। दूसरा आदमी जो था उसने भी अपनी पिस्टल निकाल ली और 3-4 फायर अंधाधुंध, अंधेरे, सर्दी का समय था और अंधेरे में कर दिए।
मैंने मौका नहीं दिया। जब 3 फायर हो गए, मैंने देखा कि कहीं मेरे किसी साथी को तो नहीं लगी। जब उन्होंने कहा कि नहीं हम ठीक हैं, तो हमने भी फायर करी, क्योंकि बच्चा वहीं था, बड़े ही संभाल के फायर करनी था। और उस बीच में तो ये तो विजय जी पता नहीं होगा बच्चा कहाँ पर है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं पता था। मतलब फायर उस सिर्फ समय? देखिए साहब, ऐसा है कि हमने उनको देखा और वहाँ पर एक लालटेन थी जो जल रही थी, जिससे सिर्फ 2 जो है थोड़ी बड़ी छवि छाया दिखाई पड़ी। इसलिए हमने इमेजिन किया बच्चा या तो कहीं बंधा हुआ पड़ा है या कहीं कोने में डाला हुआ है। इसलिए हमने जो है पूरा रिस्क लिया और वहाँ इनडिस्क्रिमिनेट फिर फायरिंग शुरू कर दी। उधर से वो फायर करते रहे, इधर से हम फायर करते रहे, और लगभग 5-7 मिनट के बाद फायरिंग जो है समाप्त हो गई। फिर हम 2 इंतज़ार करते रहे, फिर उधर से रोने की आवाज़ आई, तो हमने समझा कि बच्चे की रोने की आवाज़ थी और उधर से कोई आहट नहीं था। जब अंदर घुसे तो बच्चा आके मुझसे लिपट गया और बोला अंकल मुझको गोली लग गई है। अच्छा। तो ऐसा सीन था। मैंने ये समझा कि हमारे शूट आउट में उसको गोली लग गई है। मैंने कहा बेटा अभी? तो बोला अंकल नहीं, मेरे को उसी दिन गोली लग गई थी, 12 दिन पहले ही। और उसका इलाज नहीं करा रहे? और उसके जो है मैंने जख्म देखा, तो जख्म में जो था वो रुई, जो वो लोग डेटॉल की रुई बांध रहे थे, और वो जख्म सड़ चुका था। अगर बच्चा उस दिन बरामद ना होता तो बाद में जब उसको डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि जहर पूरे बदन में फैल रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन से ज़्यादा बच्चा जिंदा नहीं रहता, सेप्टिसीमिया से ये मारा जाता। खैर अंदर गए तो दोनों धाराशायी थे। मैंने फिर भी उसके बाद तुरंत जो है अपनी टीम को जो है बुलाया और एम्बुलेंस बुलवाई और वहाँ से उनको उपचार के लिए ले गए, कि हर संभव प्रयास किया कि बच जाएं ताकि उनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन डॉक्टर ने उनको मृत घोषित तो कर दिया। ये मित्रों देखिए 2007 की घटना है और 2007 का बच्चा आज तो नौजवान होगा। जी, अब बच्चा जो है काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है और जो एक बहुत बड़ा क्या बात उद्योगपति है। और क्या बात, आपने उसका जीवन रक्षा की। तो आपने मेहर भार्गव का जो हत्यारा था अर्जुन चिड़ीमार, उसको मुंबई में मारा था? जी नहीं, और फिर उसको तो यहाँ मड़ियाओं के पास उसका हुआ था, थाना मड़ियाओं जनपद लखनऊ में। जी। और जिसने आदरणीय श्री कृष्णानंद राय तत्कालीन विधायक थे, उनका कत्ल किया था जनपद गाजीपुर में। उसको मुठभेड़ फिरदौस को मुंबई में मारा था। जी हाँ, तो उसको मलार थाने में अंतर्गत अंधेरी में एक मॉल में उसके साथ मुठभेड़ हुई। मॉल में आमने सामने मुठभेड़ मॉल में हुई। जो वहाँ प्रस्तुत उपस्थित जनता थी उसने सोचा कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, वो लोग ताली बजाने लगे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि वहाँ से जो है एक आदमी गिर रहा है और उसके ब्लड बह रहा है, तो लोगों को हुआ कि ये तो लगता है गैंग वॉर है, क्योंकि हम लोग भी सादी वर्दी में थे और वो भी सादा ही, उसने नेचुरली बदमाश था और उसके पास 2 पिस्टल थी। तो जब पता लगा कि ये तो जो है एक आदमी मारा गया और यहाँ पर इधर फायरिंग हुई, तब वहाँ ऊहापोह की स्थिति हो गई। लोग चिल्लाने लगे, बच्चे भागने लगे। जो बच्चियाँ वहाँ शॉपिंग वगैरह में आई थी वो वहाँ भगदड़ सा सीन हो गया। फिर वहाँ की पुलिस को हमने बुलाया, पुलिस आई। वहाँ की एक बहुत सीनियर IPS ऑफिसर थी मीरा बुरवेडकर जी, जो कि वहाँ IG थी। उन्होंने थोड़ा इस पर आपत्ति व्यक्त की थी, मुझे आज भी याद है। उन्होंने डांटा था कि मॉल में किस प्रकार से तुम लोगों ने ये कर दिया, अगर किसी पासर बाय को लग जाती तो मैं शायद तुम्हें माफ़ ना करती। लेकिन दोस्तों ये है, रिस्क जीवन में लेने पड़ते हैं अगर आपको जो है कुछ अल्टीमेट अचीव करना है। कभी कोई घटना ऐसी हुई कि आपके बगल से सनसनाते हुए गोली निकल गई हो? मित्रों, इसके पहले कि इसका जवाब दें विजय जी, मैं आपको बता दूं कि आज आत्मा की आवाज़ में आप विजय भूषण जी से मिल रहे हैं। विजय भूषण जी भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जिन्होंने समाज के कूड़े कचरे को साफ करने का काम बड़ी शिद्दत से किया। इन्होंने 28 दुर्दांत अपराधियों को आमने सामने मुठभेड़ में आत्मरक्षा में गोली चलाते हुए, जिन्होंने गोलियां चलाईं, जिनकी टीम ने गोलियां चलाईं और तमाम अपराधियों का सफाया किया। वो अपराधी ध्यान रहे जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा थे, जिन्होंने बहुत ही घृणित अपराध किए थे, वो चाहे फिरौती का अपराध रहा हो, मर्डर का अपराध रहा हो, जो सबसे निकृष्टतम घिनौने अपराध हो सकते हैं, वो सभी अपराध करने वाले अपराधियों को आपने निपटाया। तो आपके कान से सनसनाते हुए कभी गोली गुजरी क्या?
देखिए साहब, ऐसा है कि कान से और आसपास तो बात सही है। जब आमने सामने की मुठभेड़ होती है तो निश्चित तौर पे गोली की आवाज़ भी अलग होती है, और अगला जो है क्या कदम होगा इस बारे में बिल्कुल जो एक दिमाग में बात रहती है। लेकिन निश्चितता की स्थिति ये रहती है कि देखिए, मेरा टारगेट मेरे सामने है, चाहे लग जाए गोली, चाहे कान के पास से निकल जाए, मुझे पीछे नहीं हटना है। अगर देखिए किसी को बचाने में आप कुछ क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं और कुछ हो भी जाता है तो एक बहुत ही ये सेटिस्फेक्शन की बात है। मैंने यही सोच के पूरे जो है लगभग 35 साल सेवा करी, और मैं आपको बताता हूँ ईश्वर हमेशा साथ रहा। और इतने जो है जांचें हुई मेरे मुठभेड़ों की। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अपराधी था, उसने 28 कत्ल किए 6 माह के अंदर। पूरा उत्तर प्रदेश में जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि, और सारे 28 के 28 कत्ल ऐसे थे जो कि राजनीतिक लोगों के थे। कोई गांव प्रधान था, कोई जो है ब्लॉक प्रमुख था, कोई उसके अंदर उप ब्लॉक प्रमुख था, कोई पंचायत का सदस्य था। इस प्रकार से था। उसने कहा कि जैसे पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना था और उसने कहा कि जो है फलाना उसको वोट देना है, 2-3 लोगों ने आपत्ति करी तो उसने मार दिए। इतना ड्रेडेड क्रिमिनल था। तत्कालीन डीजी महोदय और वो स्पेशल डीजी साहब आए जनपद में। उन्होंने कहा कि क्या जनपद वर्ष क्या ये था? साहब ये बात है सर वर्ष 2009 की, और श्री ब्रजलाल जी उस समय जो थे वो एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। वो आए जनपद वाराणसी में, क्योंकि ऐसा था वो रहने वाला तो था वाराणसी का, लेकिन वो अपराध पश्चिम में करता था। अब जहाँ का रहने वाला होता है वहीं की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है कि आखिर यहाँ पर करते हुए ऐसे वहाँ तक कैसे पहुँचा है। और हुआ ये कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, बहुत ही ख़राब स्थिति हो रही है, ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त दबाव है, इसे कुछ भी करके गिरफ़्तार करो, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है बर्दाश्त नहीं हो सकता। और वहाँ पर ऐसी हो गया है मेरठ मंडल में कि जितने भी इस तरीके के नेतागण थे उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। और कितनी सिक्योरिटी दे, हर आदमी को 1-1 गनर 2-2 गनर प्रोवाइड किए जा रहे थे। खैर वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर से आए, मुझे आज भी दिन याद है। उन्होंने आके मीटिंग करी 1 घंटा और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद चले गए। मेरे को सर ऐसा है कि 3 दिन बाद एक इन्फॉर्मेशन मिली, और सर चौका घाट आपने बनारस में सुना होगा, रेलवे स्टेशन के पास, वो और साथ में एक और अपराधी जिसके ऊपर भी रिवॉर्ड था। किट्टू के समय ऊपर उस समय 1.5 लाख का, क्योंकि ये अपराधी का नाम किट्टू था। हाँ, किट्टू संतोष। और मैं आपको बताऊं कि उस टाइम में 20,000 रुपये का जो रिवॉर्ड था वो तो पुलिस महानिदेशक का अधिकार था, और 25,000 बियॉन्ड शासन का था। आज तो 50,000 का रिवॉर्ड जो है वो आईजी रेंज और डीआईजी रेंज के है, और जो है डीजी साहब की पावर तो बहुत अधिक है, और बाकी एडीजी जोन 1 लाख तक जो है रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो 1.5 लाख का शासन ने स्वीकृति करी थी उस अपराधी विशेष पर कि 1.5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा, उसको पकड़कर कैसे भी हो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए। चौका घाट से आगे निकलते हुए वह चेतगंज जो है, चेतगंज थाना अंतर्गत, वहाँ पर उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। साथ में उसके अपराधी था, और दोनों के पास 2-2 पिस्टल थी। दोनों ने दोनों पिस्टल से जो है लगभग आप समझिए कि लगातार दौड़ते भागते उन्होंने फायर किया। उसके बाद एक कोई कार से जा रहा था आदमी, उसको कार से घसीट के बाहर करते हुए उसको गोली मार के उसकी कार पे सवार हो गए और आगे भागे। खैर हमने कार आगे ट्रैप कर ली, फायरिंग हुई। वहाँ पर फिर हमने जो है आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, और सर वहाँ पर दोनों को मारा। उसके बाद तुरंत उनको वहाँ से निकाल कर वहीं पास का जो अस्पताल था जनपद वाराणसी का, वहाँ पर सिविल अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उपचार काफ़ी जद्दोजहद से और काफ़ी मेहनत से किया। लगभग आधे पौन घंटे के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि साहब ऐसा है कि वह मृत हैं, उनमें अब कोई भी प्रयास किया जाना शेष नहीं रह गया। तब जो है फिर हमने इन्फॉर्मेशन दी कि साहब इस तरीके से दोनों बदमाश जिन्होंने इतना आतंक मचा रखा था, दोनों ढेर हो गए। तो इस तरह का सर जो काफ़ी किस्से हैं, और मेरे को ये भी बड़ी खुशी है कि जितने भी हुए काम उस पर बड़ा अप्रिसिएशन मिला तत्कालीन गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति महोदय से, और 8 बार पुरस्कार मिला मेरे को साहब, 8 प्रेसिडेंट मेडल मिले, और ऑनरेबल सीएम साहब ने मेरे को जो है गोल्ड मेडल दिया,
और तत्कालीन प्रत्येक डीजी ने मेरे को सिल्वर डिस्क और गोल्ड डिस्क और प्लैटिनम डिस्क भी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने मुझको जो है ऑनर किया, और इसकी कोई कमी ये आपकी जो चेस्ट पर लगे हुए गैलेंट्री अवार्ड हैं, ये अपनी कहानी दोस्तों खुद बता रहे हैं कि विजय भूषण जी ने जो अदम्य साहस, वीरता और बहादुरी का परिचय अपने जीवन में दिया है। अच्छा, आप देखिए, नॉर्मली इस तरह के जो आपने रैंसम वाला बताया था, सिटी मॉन्टेसरी के स्कूल के बच्चे के अपहरणकर्ताओं को आपने कैसे घर में पीछे से गए, आप पाइप से ऊपर चढ़े, नॉर्मली एनएसजी वगैरह के कमांडोज इस तरह की कार्रवाई करते हैं। पीपीएस या आईपीएस ऑफिसर्स नॉर्मली क्या उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ सर, बिल्कुल सर, हम लोग ट्रेनिंग में पूरा जो साल भर रहते हैं और कितना कुछ रस्से पे चढ़ाना और वो उतारना, और बहुत ही हेक्टिक और बहुत ज़बरदस्त शेड्यूल होता है। वहाँ 4 बजे उठा देते हैं एकेडमी में, और परेड होती है, फिर फिज़िकल होता है, फिर वही जैसा कि तो आप इतने सौम्य और शालीन विजय जी दिख रहे हैं। आप दोस्तों गौर से चेहरा देखिए, विजय जी कितने सौम्य, कितने शालीन, कितने मृदुभाषी, सॉफ्ट स्पोकन। तो गोली चलाते समय आपके अंदर कठोरता कहाँ से आती थी? देखिए साहब, ये है कि जब अपराधी, अच्छा, मैं सॉरी, आप बोलेंगे, मैं एक सेंटेंस मुझे याद आया, वो इंस्पिरेशन आता है, किल और गेट किल्ड। बहुत सही। पर देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, किल और गेट किल्ड। एक्चुअली हम हमेशा प्रयास करते हैं कि गिरफ्तारी कर लें अपराधी की, किसी भी लेवल का हो, कितना भी ड्रेडेड हो, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि उसे गिरफ्तार करें और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जहाँ पर लोग समझ पाएँ कि आखिर इसकी क्या मनोस्थिति थी, क्या करता था, क्यों ये इस तरह से जो है ड्रेडेड, ये इतने मर्डर करा इसने और किडनैपिंग की। और वो मैं आपको बताऊं कि मैं 17 ऐसे मामलों में वादी मुकदमा हूँ जिसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, अफ़गानिस्तान के हैं और बांग्लादेशी हैं, और मैंने उनको अरेस्ट किया। दो उसमें ऐसे भी हैं जो मुठभेड़ में मारे गए, पर बाकी 17 मैं आपको बताऊं मैंने गिरफ्तार किए, विभिन्न जेलों में बंद हैं। मैं विभिन्न जेलों में जाता था उनके खिलाफ गवाही देने, और मेरे सिंगल गवाही पर आज लगभग सभी के सभी जो है आजीवन कारावास पे हैं। मैंने जो इंफॉर्मेशन ली और काम किया, और 17 ऐसे ISI मॉड्यूल्स जो थे, जो या तो बम ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ का कर रहे थे, या देश की जो अखंडता है उसको हिलाने का, और यहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे थे। मैंने उनको गिरफ्तार किया, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। जब मैं कोर्ट में जाता था तो उधर से कम 20-20, 22-22 वकील होते थे, और मैं और सरकारी वकील अकेले होते थे। 6-6 घंटा साहब बहस चलती है, इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना वो, लेकिन मैंने काम किया देश के लिए, और जो है मेरी गवाही पर, और मैंने ठोक के गवाही दी। थ्रेटनिंग भी आई। हाँ, कभी डर नहीं लगा? थ्रेटनिंग भी आई परिवार पर यह है कि क्योंकि सही मार्ग अपनाया था, गलत काम साहब मैंने किया नहीं। मैं जैसे आपसे कहा पहले ही कि मैंने कोई जांच एजेंसी ऐसी नहीं हिंदुस्तान की जिसने मेरे खिलाफ जांच ना की हो मुठभेड़ को लेकर के और इन तरह की गिरफ्तारियों को लेकर के, पर मेरा दामन पाक साफ रहा। और सही बताऊं तो यही ईश्वर की असीम कृपा है कि आपके समक्ष। लखनऊ का एक बहुत जाना माना परिवार है रानी लीला राम कुमार भार्गव का परिवार। बहुत पुराना स्वतंत्रता संग्राम से उनका संपर्क रहा है और वहाँ से उनका इतिहास ट्रेस होता है। लखनऊ के लब्ध प्रतिष्ठ लोगों में से हैं और उनके परिवार की एक मॉडल थी मेहर भार्गव, उनका नाम था। लव भार्गव जी की पत्नी, लव भार्गव जी की पत्नी थी और उनका मर्डर हुआ मेहर भार्गव जी का। मुझे याद है उस वक्त अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियाँ इस अपराध ने बटोरी थीं। उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सर वो तो बहुत ही सेंसेशनल अपराध था। शाम को वो रोड रेज का मामला था। श्रीमती मेहर जी बहुत ही अत्यधिक एक सुंदर और अच्छे व्यक्तित्व की और बहुत ही सचरित्र महिला थी, जो कि अपनी मदर इन लॉ के साथ शाम को हजरतगंज, जैसे कि यहाँ फेमस है, शनिवार और इतवार ज़बरदस्त भीड़ हुआ करती है आज भी, और आज वहाँ पर वो अपना शॉपिंग पर निकली थी और 2 लड़के थे, उनको उन्होंने जो है बदतमीज़ी करने की कोशिश करी। उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी और मौके पर ही वो बेचारी जो है उनका देहांत हो गया। आपको बताऊं कि तत्कालीन जो यहाँ के सांसद थे और प्रधानमंत्री
माननीय अटल बिहारी जी वो मौके पर आए थे। कितने ऐसे हत्याकांड होंगे जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का चरण पड़ा हो। उन्होंने वो आए, यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई और ये हुआ कि बहुत इससे सेंसेशनल क्या हो सकता है कि कोई एक जो महिला है वो जा रही है और उसको जो इस तरीके से रोड रेज में मारी गई। मैं साहब STF में था, मुझको लगाया गया इस काम पर। एक बहुत ही प्रतिष्ठित मामला था, बड़ा चैलेंजिंग था। जब वहाँ से जो है PMO से एक आदेश था कि इसको जो है जल्द से जल्द इसको रिज़ल्ट देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कंसर्न था। और साहब ऐसा हुआ कि मड़ियाँव थाना अंतर्गत एक सुबह दोनों बदमाशों से मुठभेड़ हुई। हमने गिरफ्तार करने का हर संभव प्रयास किया और साहब जो है उनको गोली लगी। वो कैसे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? वो साहब डिटेल में ये है कि हम उस पे काम करते करते 14-15 दिन हो गए और हर दिन शाम को असेसमेंट होता था। एक बहुत ही तनाव का माहौल भी था क्योंकि कोई क्लू लग नहीं रहा था। तो फिर इसमें ये था कि हमने कुछ क्रिमिनल्स को शॉर्टलिस्ट किया। उन क्रिमिनल्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की। कई इन्फॉर्मेशन उसमें फेक भी निकली। रात भर रेड करना, क्रिमिनल्स को उठाना, पूछताछ करना, फिर वहाँ से नेगेटिव रिप्लाई आना, ऐसे करते हुए लगभग 14 दिन बीत गए। 15वें दिन एक हमको ऐसा टिप मिली आपको? मुखबिर मैं कहूँगा हमारी भाषा में। उसने कहा कि साहब ऐसा है कि आप टेस्ट कर लीजिए, मैं कंफर्म तो नहीं करता हूँ लेकिन ये सर जो है उस दिन से दिख नहीं रहा और ये इसका मूवमेंट आपके क्षेत्र में था। खैर हम लगे और उसका उस सुबह पता लगा कि वो इधर लखनऊ से निकलकर उसको कुछ आहट सी हुई है कि यहाँ पर पुलिस उसको ट्रैक करेगी और वो हरदोई जा रहा है। मड़ियाँव के पास हम लोग थे, उसको ये था कि यहाँ इसको जैसी मोड़ है, स्टीप मोड़ है वहाँ पर, और यहाँ हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। उस मोटरसाइकिल पर आता दिखाई पड़ा, रोकने की कोशिश करी, उसने चेज़ किया, वो स्किड कर गए दोनों और उसके बाद उन्होंने उसी मोटरसाइकिल के पीछे से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। हम लोग 4 लोग थे वहाँ पर, हमने भी अपने को सेव करते हुए उन पर फायरिंग की और अल्टीमेटली साहब उन्हें गोली लगी। दोनों अस्पताल तक जो है बिल्कुल सही थे और थोड़ा बोल भी रहे थे और ये हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, इनको क्या बोल रहे थे? माफ़ी मांग रहे थे क्या? हाँ, वो कह रहे थे कि साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम उन्होंने जो है इस तरीके से हुआ कि हमसे जो है गोली चल गई। तो इस तरीके से भाषा का प्रयोग, मतलब अपराधी जो है वो जब गिरफ्त में आ जाता है तो हमेशा इसी तरह बड़ा सौम्य होकर और बहुत ही इत्मीनान से बात करता है। उसने कहा साहब गलती हो गई, हमारा इंटेंशन उनको मारने का नहीं था। खैर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब कैसे भी हो इनको बचाइए, इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। पर गोली एक को जो है चेस्ट पे लगी थी और एक को स्टमक पे लगी थी। 2-3 घंटा दोनों ही जिंदा रहे और बाद में दोनों जो है मृत हुए। तो अल्टीमेटली ये था। उसमें बाद में जब इन्फॉर्मेशन गई उनके परिवार तक, परिवार में तो बहुत ही शोक था, लेकिन एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था कि चलो जिन्होंने किया वो अंततः जो है समाप्त हुए और ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली तक गई। तो प्रधानमंत्री ने आपको शाबाशी दी? हाँ सर, वहाँ पर अप्रिसिएशन आया, चिट्ठी आई और जो है बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी शासन की तरफ से जो है अप्रिसिएशन मिला और उसमें साहब बाद में राष्ट्रपति ने मेरे को जो अदम्य साहस और शौर्य प्रदर्शित करने के लिए गैलेंट्री मेडल दिया। इतने लंबे समय तक 35 वर्षों तक आपने इस राह पर आप चलते रहे जो बहुत खतरे की राह थी। इसमें जीवन पर संकट भी आ सकता था। परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सबसे बड़े स्टेक होल्डर आपकी इस बहादुरी के वो होते रहे होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल साहब, परिवार में भी एक बड़ा तनाव का माहौल रहता है। परिवार भी जो है, आप जब जांच का दौर होता है तो परिवार में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं पर एक वो स्थिति बनी रहती है कि भाई अल्टीमेट क्या होगा, क्योंकि आज भी देखिए बहुत से पुलिस अफसर जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया अपराध के क्षेत्र में और बाद में ये हुआ किसी न किसी मामले में उनको जो है न्यायालय ने जो अपराधी घोषित किया और उन्हें आजीवन कारावास तक दिया गया। बहुत ही दुख होता है जब हम लोग जेल विजिट करने जाते हैं, इंस्पेक्शन करने जाते थे, तो वो सेल में उन अधिकारियों को जो कि फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स थे, आउटस्टैंडिंग जिसका कि मैं आपको बता नहीं सकता, उनमें इतना ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म था
लेकिन बेचारे उस सेल में पड़े हैं। वो काम तो सोसाइटी के लिए कर रहे थे, काम तो वो देश के लिए और अपराधी को जो है अपराधी विमुक्त करने के लिए प्रदेश को कर रहे थे। लेकिन अब सिस्टम है ये, और उसके आगे सब लोग नतमस्तक हैं। सारे दर्शक चाहते हैं कि आज विजय भूषण जी अपनी आत्मा की आवाज़ आत्म प्रकाश के साथ कर रहे हैं, तो अपनी आत्मा के उन सभी पन्नों को खोलें जो आपने सामान्य रूप से अपने जीवन में अभी तक नहीं खोले हैं। बहुत अच्छा साहब, देखिए ये है कि इसमें प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, प्रोटेक्शन देना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली एक पुलिस ऑफिसर क्या गवर्नमेंट के लिए ही सब करता है, किसी का कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। ऐसे आपको बहुत से अच्छे ऑफिसर्स मिल जाएंगे जिन्होंने ठीक है अपराधी है उसको जो उस तरीके का रिस्क नहीं लिया, सीधे सीधे न सिर्फ नौकरी करी और सेवानिवृत्त होकर चले गए और वर्तमान में भी कर रहे हैं। लेकिन एक अलग जज्बा होता है काम करने का, रिस्क उठाने का, और वो कहीं ट्रेनिंग से नहीं आता, वो इनबिल्ट होता है। ना तो आप किसी को उस लेवल पे ट्रेन कर सकते हैं, वो एक माइंडसेट होता है कि मेरे को ये करना है, मुझे कमिट करना है, और मुझे ये इसने इस तरीके का ड्रेडेड अपराधी है, इसको मुझे गिरफ्तार करना ही करना है, इसके लिए चाहे मैं कुछ भी करूं। अब जैसे हम लोग रेवेन्स ऑपरेशंस में रहते थे और डाकुओं का पीछा करते रहते थे, तो कितना 15-15 दिन वही जंगल में रहते थे और वहीं तालाब का पानी, आज बिस्लेरी का पानी पीते हैं तो भी जो है गला खराब हो जाता है, तब हम लोग तालाब का पानी पीते थे। वहीं पर जो खाना वाना हिसाब से किसी के घर में मिल गया, दाल रोटी चावल जो भी उसने दे दिया वही खाते थे। 10-10 12-12 हम लोग जो है इस तरह के रेवेन्स ऑपरेशन में रहते तो थे। डाकुओं को भी क्या आपने जी, मुठभेड़ हुई? रेवेन्स ऑपरेशन में हम लोग इसमें ददुआ के टाइम में, ठोकिया के टाइम में हम लोग पूरे 1-1 महीना 2-2 महीना वहां पर जो किसी है से आमने सामने पड़े मुठभेड़ रहे। हुई क्या? मुठभेड़ वहां पर देखिए साहब ऐसा है ना, रेवेन्स को आप इमेजिन नहीं कर सकते एक प्लेन में और ड्राइंग रूम में बैठकर। वहां पर मुठभेड़ का मतलब ये है कि कैजुअलिटी होनी है, दोनों तरफ से होनी है। वहां पर कोई देखिए अगर जितनी आपको चीजें शील्ड कर रहे हैं उतनी उनको भी कर रहे हैं। वो लोग वेल एक्वेंटेड है विद द ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस और आप वहां से अननोन है, तो वहां पर 3-4 बार शूट आउट्स हुए। पर यह है कि वो फिर अपना उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करी और वहाँ से भाग गए, क्योंकि उनके पास, हमारे पास जो एम्यूनिशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इसीलिए हम लोगों का बैग बड़ा भरा रहता है। उनके पास थोड़े बहुत होते हैं, वो जब तक 5-7 मिनट जितनी गोली चला सकते हैं चलाते हैं, उसके बाद फिर अपना जो है पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसमें हमने जो उनके ठोकिया के 2 साथी थे, बहुत ही ट्रेडेड थे, वो एनकाउंटर में मारे गए। ठोकिया भाग गया था। ठोकिया के साथियों का उसमें एक का नाम कल्लू था। वो उसने 14-18 मर्डर किए थे यहाँ और वहाँ पर बगल के मध्य प्रदेश में। वहाँ की पहाड़ियाँ थी, क्योंकि वहाँ अगर आप इधर से आगे बढ़िए चित्रकूट से, तो वहाँ पर 2-3 राज्यों की सीमा मिलती है। उधर से छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, और इधर बिहार की और हमारे उत्तर प्रदेश की। तो उधर से किधर स्नीक आउट हो जाते हैं वो, आप वो नहीं कर सकते जब तक आप महीनों वहाँ रह कर वो न करें। तो एक वो बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का था और बहुत मेन उसने जो है मारे, गांव में घुसा, खाना मांगा, नहीं मिला, देर हुई बनने में, तो उसने मार ही दिया घर में घुस के। उसको मारने के बाद बड़ा सेटिस्फेक्शन सा हुआ था। मारने के बाद मतलब उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करी, अल्टीमेटली वही स्टोरी है। पर यह है कि जो जिसने मेन सीधे साधे गांव वाले जो बेचारे सिर्फ चाहे हम खाना मांगते थे हमको देते थे, गैंग आता था उसको भी देते थे, क्योंकि उनका कोई कंसर्न नहीं था कि आप कौन हैं हम कौन हैं। वो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते थे। वो कहते साहब आप खाना ले रहे हैं, लीजिए जाइए, क्योंकि अभी आप जाएंगे पीछे से गैंग आ रहा होगा। तो उस तरीके के उसने काम किए थे। तो उसको हमने जो है वो वहाँ पर मारा था। और उसके साथ ही एक भीमा करके था, भीमा, उसे भी वो मुठभेड़ में मारा गया था। तो कुल मिला के ये है कि मल्टीफेरस काम रहा, चाहे रेवेन्स में रहे, चाहे ISI मॉड्यूल्स के खिलाफ रहे, चाहे ये अपहरणकर्ताओं के रहे, या जो मर्डरर्स थे उनके विरुद्ध रहे। काम करना है तो करते गए, बिल्कुल निस्वार्थ निष्भाव। क्या बात है। अच्छा विजय भाई, KPS गिल साहब का बड़ा नाम है, नाम रहा उनका। पंजाब में आतंकवाद के सफाई में KPS गिल साहब का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है
और उनका मैंने इंटरव्यू एक बार देखा था, वो कह रहे थे कि रात में जब मैं बैठता हूं तो मैंने जिन सैकड़ों आतंकवादियों को और उनको मारा है, उनकी आत्माओं, उनके चेहरे मेरे सामने, मेरे चारों ओर घूमते हैं। तो मतलब कुछ ऐसा घटनाक्रम आपके साथ तो नहीं हुआ? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। अब वो KPS गिल साहब बहुत ही सीनियर और महान ऑफिसर, जी, बहुत अच्छे ऑफिसर, बड़े प्रोफेशनल थे। और देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप फ्रंट से लीड करिए, KPS गिल साहब के जो बड़े जाबाज ऑफिसर थे, बाद में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कॉग्निजेंस लिया, और कितने ऐसे बेचारे ऑफिसर्स जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने में ज़बरदस्त योगदान दिया, बाद में जेल चले गए। कितने ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने जेल में सुसाइड भी किया। तो वो मैं कहूँगा कि उनका भी एक अलग अंदाज था काम करने का। पर ये बात जो है, अगर आप बीते उसमें उतरिए तो ठीक है, अपराधी का चेहरा घूम जाता है, वो सब बातें वो हैं, लेकिन एक बड़ा एक लेवल रहता है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन है मुझको कि जो है मैंने काम किया। मैंने किसी के चेहरे पे, जो माँ रो रही थी उसके चेहरे पे बाद में मैंने मुस्कान देखी। एक बच्चे को मैंने छुड़ाया, उसकी माँ ने मेरा पाँव पकड़ लिया, मतलब वो पाँव उसने छोड़ा ही नहीं। जो है 15-20 में मैं उसको हाथ जोड़ता रहा कि प्लीज़ छोड़ दीजिए पाँव को। बोली नहीं, मेरा जो है मैं नहीं। तो वो मैंने रियलाइज किया। तो उसके आगे उस अपराधी भाई, का चेहरा, आपके अच्छे काम के लिए हम सब तालियां बजाएंगे, हमारी टीम भी तालियां बजा रही है। क्या बात है। उस चेहरे के आगे फिर अपराधियों का चेहरा मेरे सामने तो नहीं घूमता, बाकी तो मैं सर गारंटी नहीं लेता। क्या बात। मित्रों, आत्मा की आवाज में आज हमारे साथ थे यूपी के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर्स में से एक, वन ऑफ द मोस्ट ऑनर्ड IPS ऑफिसर्स में से एक, जिन्होंने अपनी नौकरी को नौकरी की तरह नहीं किया, मिशन समझकर किया, जो किया डंके की चोट पर किया, फ्रंट से लीड किया, और आज संतुष्टि का जीवन जी रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। विजय जी, आपका जीवन बहुत से नए पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक मिसाल बने, वो अपनी नौकरी में आपके बनाए उसूलों को भी पकड़कर चलें। क्या कहेंगे आप उन नए पुलिस ऑफिसर्स से? सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया सर ऐसे प्लेटफॉर्म पे और बोलने का अवसर दिया। बाकी साहब देखिए, नए अफसरों के लिए ये है, मैंने जैसा आपसे कहा कि ये इनबिल्ट चीज़ है। ये बात सिर्फ बच्चों को, जो यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं IPS में और PPS में, उनको बताई जा सकती है, लेकिन जो है समझाई जा सकती है, तरीके बताए जा सकते हैं जो है बदमाशों के उन्मूलन के विषय में। परंतु ये जब तक जज्बा नहीं होगा, ये बात जो है अंदर से आती है कि मुझे जो है रिजल्ट देना है, मुझे वो उस माँ ने जिसने आंसू बहाए थे मेरे सामने, उसका मेरे को जो है समझ लीजिए कर्ज है जो मुझे अदा करना है। जब तक ये चीज़ आपको अंदर से नहीं पुकारेगी, तब तक आप फील्ड में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैं बच्चों से यही कहता हूँ। मैं कई जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता हूँ देने के लिए। कुछ लोग सोते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, अरे बहुत से लोग कहानी सुना के चले जाते हैं, लेकिन 2-3% उसमें ऐसे होते हैं। क्या बात है। बस आपका मतलब मूल्य मिल गया। अगर 1-2 ने भी ये पॉडकास्ट देखने के बाद या आपका भाषण सुनने के बाद अगर 1-2 का भी जीवन बदल गया तो पर्याप्त है। सोना ही सभी। तो हम बहुत धन्यवाद देंगे विजय भूषण जी को हमारे आत्मा की आवाज में आने के लिए और अपनी तमाम उन बातों को हमसे शेयर करने के लिए जो अब तक छुपी हुई थी, पब्लिक डोमेन में नहीं थी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आत्मा की आवाज़ को देखने के लिए। हमारी आत्मा की आवाज़ की पूरी टीम की ओर से विजय भूषण जी को और हमारे प्यारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।